सो स्टार्ट कर रहे हैं अब आपके पास इरिगेशन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कैनाल इरिगेशन सिस्टम क्या है आपके पास। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके पास सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स। सो आई होप आपको वो समझ आ गए क्या थे आपके पास इरिगेशन वो न्यूमेरिकल्स। सो देखो अब कैनाल इरिगेशन सिस्टम आपके पास क्या है। जब भी आपके पास पानी आपको फील्ड में पहुंचाना है, मतलब इरिगेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है, सो उसको हम ऐसे ही हवा में तो पहुंचा नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम होगा, प्रॉपर नेटवर्क होगा। तो उस नेटवर्क को बारे में अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो नेटवर्क में आता है, फर्स्ट टाइप आता है आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जो मेन और ब्रांच कैनाल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ड्यूटी वाले लेक्चर में आपको मैंने शो करके रखी थी। तो ब्रांच कैनाल है या मेन कैनाल है, ये आपके पास किस में आ जाती है, आपके पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके पास ये चीज़ें आ जाती है। इसके बाद आपके पास जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर जो है आपके पास वो आ जाते हैं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स। और इसके बाद ये जो टर्शरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये आपके पास फार्मर को ही खुद बनाना पड़ता है आपके पास। तो आप बोलते हो इसमें फार्मर क्या बनाता है, आपके पास वाटर कोर्स बना देता है, मतलब कच्ची सी नालियाँ, और बोल सकते हो आप डायरेक्टली कि इसमें पहुंचा देगा आपके पास फील्ड चैनल भी ये यूज़ कर लेगा आपके पास। सो पानी आपने डाइवर्ट कर दिया, सबसे पहले ये स्टोरेज इरिगेशन कर रखी है आपके पास। उसके बाद जब वो कैनाल में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या आएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गया, सेकेंडरी से टर्शरी में आ गया। जैसे मैन कैनाल से ब्रांच कैनाल में आ रहा था, ब्रांच से डिस्ट्रीब्यूटरी में आ रहा था, डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर्स में आ रहा था। तो इस तरह से आपके पास पानी जो है वो हेड ऑफ कैनाल से हेड ऑफ द फील्ड तक पहुंच जाएगा। सो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपके पास, पानी कन्वे होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंडिया में सिंपली बोल देते हैं वाराबंदी सिस्टम। तो इंडिया में इसको बोल देते हैं वारा, WARABANDI, वाराबंदी सिस्टम। अब वाराबंदी सिस्टम होता क्या है, इसमें जो नाम ही है आपके पास यही बता रहा है। जो नाम में वारा आ रखा है, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है टर्न को, और जो ये बंदी वार है ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है किसको, फिक्स्ड। तो इंडिया में जो पानी हम सप्लाई करते हैं, देखो अगर हम अनलिमिटेड पानी प्रोवाइड करेंगे, ये कंटिन्यूस पानी प्रोवाइड करेंगे, तो जितनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी उसके बाद पानी क्या हो जाएगा, उतना तो हमारे पास एक्चुअली पानी है नहीं, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि उससे लॉसेज बहुत हो जाएंगे, रन ऑफ लॉसेज हो जाएगा, पानी जो है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लॉसेज जो हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे सिस्टम अडॉप्ट किया कि आप जो है यहाँ पे पानी जो होगे वो फिक्स टाइम पे दे दोगे और फिक्स अमाउंट में दे दोगे। अब आपको पता है राबी क्रॉप है, तो आप बीइंग इरिगेशन इंजीनियर आपको पता है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। तो एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ी वेरी कर सकती है, बट उतना आप थोड़ा उसको एक्स्ट्रा पानी दे दोगे। सो उसी सिस्टम के लिए हमने यहाँ पे क्या सिस्टम डेवलप कर रखा है, वाराबंदी सिस्टम जो है यहाँ पे डेवलप कर रखा है कि पानी के जो है वो लॉसेज ना हो, पानी के क्या हो, लॉसेज ना हो। इसलिए हमने फार्मर्स को है वो उनकी टर्न जो है वो फिक्स कर रखी है, ताकि जो है आप क्या कर दोगे, पानी एक फार्मर को प्रोवाइड कर दोगे, फिर दूसरे फार्मर को प्रोवाइड कर दोगे, तीसरे फार्मर को प्रोवाइड कर दोगे, तो सभी फार्मर्स को भी प्रोवाइड हो, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतनी प्रोवाइड हो, और आपके पास लॉसेस क्या हो, कम हो। इसी सिस्टम को आप बोलते हो वाराबंदी सिस्टम बोलते। आई होप आपको कैनाल इरिगेशन सिस्टम में बेसिक आपको डिफरेंस समझ आ गया। वाराबंदी सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके पास क्या होता है। अब आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स। तो कैनाल्स को सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं एल्यूवियल कैनाल और नॉन एल्यूवियल कैनाल। तो ऐसी कैनाल जो आपके पास एक्सक्वेट करेंगे हम एल्यूवियल सॉइल से, तो वो कौन सी कैनाल हो जाएगी आपके पास, एल्यूवियल कैनाल आ जाएगी। ऐसी कैनाल जिसको हम नॉन एल्यूवियल सॉइल से आपके पास क्या कर लेंगे, एक्सक्वेट कर लेंगे आपके पास, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एल्यूवियल कैनाल बोल देंगे। अब ये जो नॉन एल्यूवियल कैनाल होती है आपके पास कहाँ पे होती है, मेनली माउंटेन्स में होती है। तो अगर माउंटेन्स में है तो आपको पता है माउंटेन्स में आपके पास फाउंडेशन क्या हो जाएगी, आपके पास हार्ड फाउंडेशन हो जाएगी, आपके पास हार्ड फाउंडेशन या हार्ड बेस बोल दो आपके पास। और जो आपके पास नॉन एल्यूवियल कैनाल है, क्या आपके पास यहाँ पे हार्ड फाउंडेशन होगी, नो। तो आप बोल सकते हो जनरली हार्ड फाउंडेशन नॉट अवेलेबल, तो नो हार्ड फाउंडेशन बोल लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपके पास हार्ड फाउंडेशन जो है यहाँ पे नहीं होगी। अब आपको पता है एल्यूवियल सॉइल क्या होते हैं आपके पास, जो आपके पास सॉइल डिपॉजिट होती है रनिंग वाटर से, उसको आप क्या बोल दोगे, एल्यूवियल सॉइल। और नॉन एल्यूवियल सॉइल क्या होती है आपके पास, सिंपली जो आपके पास डिसइंटीग्रेशन हो रखी है रॉक्स की, उसको आप क्या बोलोगे, नॉन एल्यूवियल सॉइल बोल दोगे। अब आपके पास जो एल्यूवियल सॉइल है, ये आपके पास कौन सा वाटर यूज कर लेते हैं आपके पास इरिगेशन के लिए, तो एल्यूवियल कैनाल आपके पास डायरेक्ट इरिगेशन वाला वाटर जो आपके पास यूज कर लेते हैं आपके पास, ठीक है।
और ये आपको डायरेक्ट MCQ पूछ लेगा। और जो नॉन एलिजिबल वाला है ये आपके पास कौन सा वाला यूज़ कर देंगे, स्टोरेज वाला यूज़ कर देंगे। सो स्टोरेज इरिगेशन का पानी आप इसमें यूज़ जनरली करते हो। तो ये आ जाता है आपके पास जनरली बेसिक डिफरेंस, एलिजिबल कैनाल कौन सी होती है और नॉन एलिजिबल कैनाल कौन सी होती है। सो ऐसी कैनाल जिनको हम एक्सक्वेट करेंगे एलिजिबल सॉइल से उनको क्या बोलेंगे, हम एलिजिबल कैनाल बोलेंगे। और एलिजिबल कैनाल कौन सा वाटर यूज़ करते हैं आपके पास, हम इसमें यूज़ करते हैं डायरेक्ट इरिगेशन इंस्टेड ऑफ स्टोरेज इरिगेशन, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो एलुवियल कैनाल्स हैं इसमें आपके पास हार्ड फाउंडेशन जो होती है वो जनरली अवेलेबल नहीं होती। इसके बाद आ जाता है आपके पास ऐसे कैनाल जिनको हम नॉन एलुवियल सॉइल से एक्सकेवेट करते हैं, उनको हम नॉन एलुवियल कैनाल बोल लेंगे। और ये जो नॉन एलुवियल कैनाल है ये आपके पास कौन से पार्ट ऑफ इरिगेशन वाटर को यूज़ करेगा, स्टोरेज इरिगेशन को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो नॉन एलुवियल कैनाल है इसमें आपके पास जनरली क्या होता है, हार्ड फाउंडेशन आपको मिल जाती हैं, मतलब जनरली फॉर्म हो जाती हैं। अब आ जाती है आपके पास देखो वाटरशेड कैनाल। ये जो वाटरशेड कैनाल है इसको आप रिज कैनाल भी बोलते हो, तो इज आल्सो टर्म एज रिज कैनाल। अब देखो क्या होता है रिज कैनाल, सिंपली आपको पता है रिज तरह से अगर मान लो आपके पास ये कोई पॉइंट है तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इसको आप सिंपली क्या बोलते हो, रिज बोल देते हो। सो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये इमेज शो कर रखी है, यहाँ पे आपके पास रिज कैनाल है, तो ये इसका क्या है, एक रिज। तो इसमें जो हम कैनाल को अलाइन कर लेंगे वो अलोंग द रिज अलाइन कर लेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली ये आपके पास RL लेवल इसका ज़्यादा है। अब ये हायर RL लेवल से देखो ये रिज वाला तो हायर एलिवेटेड मतलब RL ज़्यादा है, ये 200 से पानी सबसे पहले कहाँ आ गया, 195 पे आ गया, ठीक है। अब ये 195 से पानी हमने कहाँ से इसको डाइवर्ट कर दिया, हमने पानी को डायरेक्टली अपने पास रिज लाइन से हमने पानी को क्या कर दिया, कैनाल को बना दी। अब रिज लाइन से हमने कैनाल बना दी आपके पास, तो क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हमने रिज लाइन से कैनाल बना दी, तो अब आप ये एलिवेशन आपके पास ज़्यादा है, RL वैल्यू ज़्यादा है, आप इसको इस साइड भी पानी प्रोवाइड कर दोगे, यहाँ पे भी पानी प्रोवाइड कर दोगे, इस साइड भी पानी प्रोवाइड कर दोगे, इस साइड भी पानी प्रोवाइड कर दोगे। तो रिज कैनाल आप सबसे पहले इसका पॉइंट बोल सकते हो कि ऐसी कैनाल जिनको हम सिंपली आप बोल दो कि अलाइन करते हैं अलोंग रिज लाइन इज टर्म एज वाटरशेड कैनाल और रिज कैनाल। अब इसमें क्या होता है आपके पास रिज कैनाल में कि पानी जो है वो बोथ साइड ऑफ रिज जो है हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं आपके पास। देखो इस तरह से आप प्रोवाइड कर दोगे, इस तरह से आप पानी को प्रोवाइड कर दोगे। सो इसमें आपके पास क्या हो जाता है, अगर आपके पास पानी जो है हम यहाँ पे डायरेक्टली इनको बोथ साइड जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। अब एक्चुअल में ये आपके पास इस तरह से हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे आप अगर पानी जो है कैनाल आपने इस लेवल से आप कर रहे हो तो बोथ साइड को क्या कर देगा आपके पास, एक्सक्वेट कर लेगा। तो यहाँ पे जो होता है ना कि ड्रेनेज जो होती है आपके पास, ड्रेनेज भी हमें करनी पड़ती है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको आगे समझाएंगे। इस जो टाइप के आपके पास कैनाल्स होती है इसमें आपके पास कोई भी जो है वो ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आपके पास ड्रेनेज भी आपके पास कहाँ से फ्लो करती है, रिज से फ्लो करती है, तो इसलिए आपके पास क्रॉस तो होगा नहीं आपके पास। अगर इस तरह से आपके पास ड्रेनेज फ्लो करती तो तभी आपको क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड करना पड़ता ना। अब ड्रेनेज भी यहाँ से प्रोवाइड हो रही है आपके पास, तो कोई आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्ट करने की, नहीं करने की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए आपके पास ये इकोनॉमिकल भी हो जाती है। सो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि इसको रिज कैनाल भी बोल देते हैं। उसके बाद इसको हम अलाइंड करते हैं, अलाइंड अलोंग अ रिज लाइन, हम रिज लाइन के अलोंग इसको क्या कर देंगे, अलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा कि प्रोवाइड वाटर ऑन बोथ साइड, प्रोवाइड वाटर, ये वाटर प्रोवाइड्स वाटर अलोंग, प्रोवाइड्स वाटर बोथ साइड ऑफ रिज, बोथ साइड आपके पास ये पानी प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद यहाँ पे नो क्रॉस ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट है, कोई क्रॉस ड्रेनेज की आपको यहाँ पे क्या होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो ड्रेनेज होती है वो भी आपके पास कहाँ से आ जाती है, अलोंग द रिज हो जाती है। अब कभी कभी आपके पास रिज के अलोंग क्या होता है, आपके पास कोई सिटी आ गई, कुछ भी आ गई, तो वहाँ से आप इसके एरिया को क्या कर देते हो, आपको चेंज कर देते हो आपके पास, ठीक है। सो उसको आप जैसे जनरली बोलते हैं ना कि हमारे पास बाईपास रोड आ रहा है, तो बाईपास क्या होता है कि उस शहर से बाहर से आप रोड को ले जाते हो, तो उसी को आपको मैंने यहाँ पे बता दिया बाईपास। देखो जैसे यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि ये रिज लाइन है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई शहर आ रखा तो इनको क्या कर रखा है, डाइवर्ट कर दिया है इसके पास। तो ये आ जाता है सबसे पहले आपके पास बेसिक डिफरेंस इसका वाटरशेड कैनाल का। अब वाटरशेड कैनाल आपको समझ आ गया। इसके बाद आते हैं आपके पास कंटूर कैनाल। तो कंटूर कैनाल क्या होती है, इनको हम जो भी आपके पास कैनाल होती है ये आपके पास सेम कंटूर लाइंस में आपके पास आ जाती है। देखो आपके पास ये आपके पास क्या है, रिवर फ्लो कर रहा है, तो रिवर से आपने पानी ले लिया अपने पास कैनाल्स में, तो ये कैनाल आ गई, ये कंटूर 2000 के अलोंग आ गई, 1950, 1900, 1980,
1800। तो अब अगर जो कैनाल आपके पास 1900 पे है यहाँ पे, तो ये कैनाल क्या आपके पास पानी 1950 पे प्रोवाइड कर पाएगी? नहीं, ये खाली आपके पास एक ही साइड में पानी प्रोवाइड कर देगी। मतलब जो इससे लोअर एलिवेशन पे आपके पास क्या होगी, ये लोअर लेवल पे आपके पास कंटूर्स होंगे, वहीं पे आपके पास ये कैनाल पानी प्रोवाइड कर लेगी। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि जो वाटरशेड कैनाल होती है, इनको हम हिली एरियाज में जो है वहां पे प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए हमें वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, आपके पास कंटूर्स कैनाल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब कंटूर कैनाल में सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपके पास वन साइड इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके पास क्या करता है, खाली इरिगेट वन साइड, ठीक है, इरिगेट ओनली वन साइड, इरिगेट ओनली वन साइड। अब आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, तो आपके पास मतलब ड्रेनेज आ जाएगा, इस तरह से आपके पास पानी आ गया। तो ड्रेनेज आपके पास देख रहे हो, आपके पास ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ही आ रहा है आपके पास, तो मतलब परपेंडिकुलर है आपके पास। तो अगर परपेंडिकुलर है आपके पास, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है आपके पास। तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो हियर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। यहाँ पे हमें क्रॉस ड्रेनेज नेटवर्क, ये वर्क बोल सकते हो आप, क्रॉस ड्रेनेज नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रॉस ड्रेनेज, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या देना पड़ता है, क्रॉस ड्रेनेज देना पड़ता है। अगर क्रॉस ड्रेनेज पड़ रहे हैं तो आपके पास ये कॉस्टली हो सकती है। अब हम देखेंगे आपके पास कि कहाँ पे आपके पास कौन सी टाइप की कैनाल जो है आपके पास सूटेबल हो रही है। नेक्स्ट जो आ जाती है आपके पास, वो आ जाती है आपके पास साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप कैनाल क्या होती है आपके पास, साइड स्लोप कैनाल आपके पास हो जाती है डायरेक्टली कंटूर कैनाल के 90 डिग्री। तो मतलब यही वाली आपके पास, हम जो भी कैनाल आपके पास कंटूर लाइन के आप क्या कर दोगे, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर पे आप लाइन कर दोगे, तो उसको आप बोलते हो साइड स्लोप कैनाल। अब ड्रेनेज भी आपके पास परपेंडिकुलर है कंटूर लाइन के, कैनाल भी आपने वहीं से प्रोवाइड कर दी, तो क्या आपको नेचुरल क्रॉस ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट है? तो आप बोल सकते हैं नो क्रॉस ड्रेनेज, आपको क्रॉस ड्रेनेज की क्या है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये एक साइड स्लोप कैनाल होती क्या है आपके पास, ये हम अलाइंड करते हैं, अलाइंड एट राइट एंगल टू कंटूर, तो कंटूर के राइट एंगल पे हम इसको अलाइन कर लेते हैं आपके। तो आई होप आपको बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स पता चल गया, कैनल इरिगेशन सिस्टम का पता चल गया, वाटरशेड कैनाल क्या होती है जिसको रिज लाइन कैनाल बोलते हैं, कंटूर कैनाल क्या होती है, साइड स्लोप कैनाल भी आपको समझ आ गई, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पे मैं आपको तरह से आपके पास रिज लाइन है, यहाँ से आपको इरिगेट कर लेगी, तो ये आपको रिक्वायरमेंट समझ आ गई। इसके अलावा आप बोल सकते हो आपके पास ड्यूटी मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको पढ़ा रखी थी, तो वो सभी आपके पास टाइप्स ऑफ कैनाल आएगी। अब आप बोलोगे लाइन कैनाल अनलाइन कैनाल आती है, तो वो आगे हम आने वाली वीडियोस में आपको उसके बारे में बता देंगे। अब आता है आपके पास एक्चुअली ग्रॉस कमांड एरिया। अब हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे आपके पास, तो क्या होता है। तो ग्रॉस कमांड एरिया होता है आपके पास की टोटल अमाउंट ऑफ लैंड जो आप क्या कर सकते हो, इरीगेट कर सकते हो। कब, जब आपके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है। एक्चुअली में हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं होता, बस हम एज्यूम कर लेते हैं। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये कैनाल है आपके पास, ये कैनाल जा रही है आपके पास, तो कैनाल से कितना, ये जो इतना एरिया है आपके पास, मान लीजिए यहाँ से एक और कैनाल जा रही है, तो ये पूरा अमाउंट ऑफ एरिया आप क्या कर लोगे, इरीगेट कर लोगे, ठीक है। इसको हम बोल देंगे आपके पास ग्रॉस कमांड एरिया। बट एक्चुअल में यहाँ पे आपके पास घर भी होंगे, कुछ और पर्पसेस भी होंगे, तो सिंपली आपके पास ग्रास कमांड एरिया आपके पास पूरा एक्चुअली इरिगेट या आप क्या बोलते हो कल्चरेबल नहीं होता। तो इसमें आपके पास कुछ कल्चरेबल पार्ट भी होगा, कुछ नॉन कल्चरेबल पार्ट भी होता है। तो यही आपके पास यहाँ पे लिख रखा है कि टोटल एरिया बाउंडेड बाय अ इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट मे बी वाटर्ड इकोनॉमिकली विदाउट टेकिंग अकाउंट इन द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल वाटर। मतलब सिंपली मैंने बोल दिया आपके पास कि अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके पास अवेलेबल होगा। जैसे आप इसमें बोल सकते हो कि रेजिडेंशियल एरिया आ गया, रोड्स आ गई, फॉरेस्ट एरिया आ गया, तो ये सब इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, वो क्या आ गया आपके पास ग्रॉस कमांड एरिया। अब ये फर्दर दो टाइप्स का होता है, एक आता है आपके पास कल्टिवेबल कमांड एरिया और एक आता है आपके पास नॉन कल्टिवेबल कमांड एरिया। तो नॉन कल्टिवेबल अगर आपको मैं बोलता हूँ जनरली आपके पास, तो नेक्स्ट टाइप कल्टिवेबल और नॉन कल्टिवेबल। अब जो उसका कल्टिवेबल होता है कि जिसको हम एक्चुअल में कल्टिवेशन कर सकते हैं, तो उसको आप बोलते हो कल्चरेबल कमांड एरिया। तो दैट इज टर्म्ड एज योर कल्चरेबल कमांड एरिया। अब कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है कि आपके पास ये एक्चुअल एरिया है जिसको आप क्या कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो। बट क्या होता है इसमें भी आपके पास एक क्रॉपिंग सीजन में आप इसमें से भी कुछ ही एरिया को आप क्या करते हो, कल्टीवेट करते हो। सो इसमें आप दो पार्ट्स बोल सकते हो, एक आता है आपके पास कल्टीवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड, या सिंपली आप बोल सकते हो कल्टीवेटेड पोर्शन ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। और सेकंड आ जाता है इसी में आपके पास
कल्टिवेबल एंड नॉट कल्टिवेबल पार्ट ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि आपके पास टोटल ज़मीन क्या है, उस है जो आपके पास टोटल ज़मीन है वो आपके पास आ गई ग्रॉस कमांड एरिया। अब उस ज़मीन में आपके पास घर भी होंगे, कुछ और भी एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास होगा, सो वो आ जाता है आपके पास ग्रॉस कमांड एरिया। अब उसमें से भी एक्चुअल जो आपके पास टोटल लैंड है जिसमें आप खेती बाड़ी कर सकते हो उसको आप बोलते हो कल्चरेबल कमांड एरिया। अब उस खेती बाड़ी करने वाले में भी आप क्या करते हो कि एक सीजन में कुछ ही अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ लैंड को क्या करते हो, आप इरिगेट करते हो, तो उसको आप बोलोगे कल्टिवेबल पोर्शन ऑफ सीसीए। और ऐसा पोर्शन जिसको आप लेफ्ट कर दोगे, चाहे आप उसको किसके लिए रखे होगे, आपने क्रॉप रोटेशन के लिए या उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो रखे होंगे तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। तो डिफरेंट रीजन हो सकता है कि आप कुछ जो कल्चरेबल लैंड है बट उसको कल्टिवेबल नहीं कर पा रहे हो एक क्रॉपिंग सीजन में, तो वो आ जाता है आपके पास कल्टिवेबल है एंड नॉन कल्टिवेबल पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया। जनरली हमारे पास ये कल्चरेबल या मीन्स की जो कल्टिवेबल पार्ट होता है ये आपके पास क्वेश्चन में मेंशन होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हो कि जो कल्चरेबल कमांड एरिया है ये अबाउट 80% है किसके, ग्रॉस कमांड एरिया के इक्वल्स। ठीक है, इसको आप एज्यूम कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है आपके पास कि सबसे पहले जब भी आप क्रॉपिंग करोगे उस क्रॉपिंग सीजन में आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पानी जब आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उसका कुछ ही पोर्शन होगा जिसमें आप क्या करोगे, कल्चरेबल कमांड एरिया का कुछ ही पोर्शन होगा जिसमें आप एक्चुअली कल्टीवेशन करोगे इन अ क्रॉपिंग सीजन। ये आपके पास सीजनल भी हो सकता है या एनुअली भी हो सकता है। सबसे पहले ये आपके पास सीजनली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया जो आपके पास एक क्रॉपिंग सीजन में एक्चुअली आप उसको इरिगेट कर रहे हो और उसमें खेती बाड़ी कर रहे हो, उसको क्या बोलते हो आप, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास ग्रॉस कमांड एरिया है, एज्यूम कर लेते हैं 1000 हेक्टर। ठीक है, इसमें से मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास सिंपल 80% ही मेरे पास क्या है, कल्चरेबल है। सो आप बोलोगे कि मेरे पास कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है, 800 हेक्टर है आपके पास। ठीक है, अब इसमें मैं बोल रहा हूं आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है वो राबी के टाइम है 25% और खारिफ के टाइम है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग खारिफ क्रॉप वो है आपके पास 50%। तो आप क्या बोलोगे, 800 का 50% कितना आ गया आपके पास, 400। तो 400 हेक्टर ऑफ लैंड आप किसमें इरिगेट कर रहे हो एक्चुअली ड्यूरिंग खारिफ सीजन, और 200 आप कब कर रहे हो, ड्यूरिंग राबी सीजन। सो ये जो आपके पास 1000 आ गया, ये आ गया मेरे पास ग्रॉस कमांड एरिया। तो इसमें से एक्चुअली 800 मेरे पास क्या है जिसमें मैं खेती बाड़ी कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैंने एक क्रॉपिंग सीजन में आपके पास कितनी ही कर दी, 200 कर दी। तो इसी को मैं बोलूंगा कि कल्टिवेबल पोर्शन ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया। जो बाकी मेरे पास 600 हेक्टर जो है वो बच गया, वो क्या आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास कल्टिवेटेड, ये आपके पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ आपके पास। एक तो आता है आपके पास कल्चरेबल पोर्शन ऑफ कमांड एरिया, सो सेकंड इज कल्टिवेबल एंड नॉट कल्टिवेबल पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया, तो आई होप अब आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो वो अच्छे से समझ आ गया क्या होता है कि एक क्रॉपिंग सीजन या आपके पास सीजनली या एनुअली आपके पास कितना अमाउंट ऑफ एरिया जो है वो कल्चरेबल कमांड एरिया के जो एक्चुअली इरिगेट कर रहे हैं, जिसमें एक्चुअली हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आप बोलोगे कि हम 100% भी आपके पास हो सकती है, ये 200% भी हो सकती है। पर अगर आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी जो है पूरी एक लैंड आप जो है ये मान लो आपके पास 800 हेक्टर एरिया है, इसी को आप फुल जो है राबी में भी ग्रो कर रहे हो, इसमें खेती बाड़ी कर रहे हो और पूरा आप इसको इरिगेट कर रहे हो, खारिफ में भी कर रहे हो, तो आपके पास क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी आपके पास तो यील्ड नहीं मिलेगा, आपके पास एरेशन हो जाएगा, वाटरबॉर्न डिजीज होने के खतरा हो जाते हैं। तो इसीलिए आप जो है इसमें जो कुछ ही परसेंटेज इसमें आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब आप अपनी पर्टिकुलर स्टेट की जो है वो गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपके पास इरिगेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एक्चुअली आपके पास कितना
पोर्शन जो है आपके पास वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है आपके पास, ये 100% भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया। तो अब क्या होता है नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया? तो मैंने आपको कहा कि आप क्या कर सकते हो, एक एनुअली आप 2 क्रॉप्स को जो है वो सो कर सकते हो, ठीक है। सो एनुअली में क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले 2 क्रॉप्स को मैं सो कर सकता हूँ। सो एनुअली में 2 क्रॉप्स को सो कर सकता हूँ, 2 क्रॉप्स को मैं सो कर सकता हूँ। एक आपके पास राबी आ जाएगी और एक आपके पास क्या आ जाएगी, खारिफ आ जाएगी। तो इस जो मैंने आपके पास 2 सीजन में क्रॉप को सो किया, इसमें आपके पास कुछ ऐसा एरिया होगा जो आपके पास 2 बार क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। मतलब ऐसे आपने 2 बार सो कर दिया। जैसे आपके पास यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे आपके पास 800 में से 200 एक सीजन में हुआ 400। तो क्या पता है इस 400 का कुछ ही पोर्शन आपके पास, मान लो 50 हेक्टर आपके पास राबी में भी हुआ था और खारिफ में भी हुआ था। तो कुछ पोर्शन आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एनुअली आप 2 क्रॉप ग्रो कर रहे हैं या 3 क्रॉप ग्रो कर रहे हो, उसमें से कुछ एरिया जो है आपके पास एक से ज़्यादा बार आपके पास क्या हो रहा है, सो हो रहा है। तो जो आपके पास, इसलिए सिंपली आप बोल सकते हो ऐसा एरिया जो आप पूरे साल में एक ही बार आप उसको सो करते हो, उसको आप बोलते हो नेट सोन एरिया। तो जो नेट सोन एरिया क्या हो सकता है, जो आप सिंपली साल में, ईयर में वंस बोल सकते हो कि एक साल में एक ही बार जिसको आप सो कर रहे हो, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, नेट सोन एरिया। तो अगर आपको ग्रॉस सोन एरिया फाइंड करना है, तो ग्रॉस सोन एरिया, तो ग्रॉस सोन एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस, मोर देन वंस इन अ सेम ईयर। तो उसको क्या बोल देते हो आप, ग्रॉस सोन एरिया बोल दोगे। सिंपली मैंने आपको बता दिया, अगर आपने एक पूरे साल में जो है आपने 2 खेती-बाड़ी क्रॉप जो है वो उगा दी, उसमें से कुछ एरिया जो है आप एक क्रॉप के लिए उगाओगे, कुछ एरिया दूसरे क्रॉप के लिए उगाओगे। जो सिंपल इंडिविजुअली एक साल में एक ही बार आपके पास एरिया में आपके पास क्रॉप ग्रो कर रही है, उसको आप बोलोगे नेट सोन एरिया। बट कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो आपके पास दोनों बार आपके पास क्या करेगा, वहां पे एरिया जो है आपके पास दोनों बार आप वहां पे कुछ ना कुछ सो करोगे, तो उसका समीशन और नेट सोन एरिया का समीशन आप कर लोगे, तो उसी को क्या बोलोगे आप, ग्रॉस सोन एरिया बोल दोगे। इसी तरह से अब आपके पास नेट एंड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। तो जो इरिगेशन आप सिंपली उस एरिया पे प्रोवाइड कर रहे हो, जो आप एक ही बार सो कर रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे, नेट इरिगेटेड एरिया। तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, नेट इरिगेटेड एरिया प्लस एरिया विच कैन बी इरिगेटेड मोर देन वंस। सो सिंपली आप इसको भी प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस आपके पास जो मैंने आपको नेट एंड ग्रॉस सोन एरिया वाला कंसेप्ट बताया, उसी से आप इसको भी लिंक करके आपके पास इसको भी समझ सकते हो। अब आता है आपके पास एरिया टू बी इरिगेटेड। तो आपके पास एरिया क्या इरिगेटेड होता है आपके पास करने के लिए। तो मैंने आपको जैसे देखो प्रीवियस ही एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था, एक क्रॉपिंग सीजन में आप क्या एरिया इरिगेट कर रहे हो, वो क्या आ रहा है आपके पास, परसेंटेज ऑफ CCA, ये डायरेक्टली बोल सकते हो आप इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इनटू कल्चरेबल कमांड एरिया। तो ये तो आपके पास हो गया। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एरिया कितना इरिगेट कर सकते हो आप, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इनटू कल्चरेबल कमांड एरिया। मैं आपके पास बोल देता हूं कि मेरे पास कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है, 1000 हेक्टर है आपके पास। तो खारिफ के लिए आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपके पास 40% है, तो आप कितना एरिया जो है वो इरिगेट कर पाओगे, 400 हेक्टर इरिगेट कर लोगे। तो ये हमने कैसे निकाला, इसी फॉर्मूले से आपने निकालना है, ठीक है, परसेंटेज निकाल ली। तो दिस इज योर एरिया टू बी इरिगेटेड। सो दो आप बोल सकते हो, तो एरिया विच कैन बी इरिगेटेड इन अ क्रॉपिंग सीजन इज टर्म्ड एज एरिया टू बी इरिगेटेड। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर होता क्या है आपके पास, टाइम फैक्टर आपके पास रेशियो होता है कि आपने कितने टाइम के लिए कैनाल को रन किया और कितने टाइम के लिए आपने उसकी डिजाइन लाइफ समझी थी आपके पास, ठीक है, कि कितने टाइम के लिए आपने उसको एज्यूम कर रखा था, ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि मैंने मान लीजिए आपके पास पूरा जो क्रॉप का खारिफ सीजन है उसका क्रॉप पीरियड कितना है, 180 डेज है आपके पास, ठीक है। अब इस 180 डेज में मैंने खाली जो है आपके पास पानी वो प्रोवाइड कर रखा है आपके पास, एज्यूम कर लेते हैं आपके पास 126 डेज के लिए ही मैंने आपके पास क्या कर रखा है, पानी को जो मैंने उस कैनाल में चला रखा है। सो अगर मैं अब आपको बोलूँगा कि मेरे पास टाइम फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 126 डिवाइड बाई 180। सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.7। तो आप बोलोगे, मैं बोलूँगा अगर आपके पास टोटल जो है वो बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड 180 डेज है और आपने 0.7 आपके पास टाइम फैक्टर है,
तो कितने टाइम तक आपके पास इरिगेशन में जो है वो पानी फ्लो किया होगा, वो 126 डे तक किया होगा। क्यों आपके पास 126 डेज तक किया होगा? क्योंकि हमारे पास अगर हम पूरे टाइम पानी प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास वाटर लॉगिंग के चांसेस हो जाते हैं। अगर वाटर लॉगिंग हो जाती है तो आपको पता है क्या क्या इफेक्ट्स आपके पास हो जाते हैं। तो सिंपली आप इसको बोल सकते हो कि रेशियो है ये आपके पास एक्चुअल ऑपरेशन टाइम ऑफ कैनाल, एक्चुअल ऑपरेशन या ऑपरेटिंग टाइम ऑफ कैनाल, टाइम ऑफ चैनल या कैनाल बोल दो, टू क्रॉप पीरियड। उसको क्या बोल देते हो आप? टाइम फैक्टर बोल देते हो। इसको आप डिनोट कर सकते हो टी और स्मॉल पी के साथ, ठीक है। तो टाइम फैक्टर मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आता था आपके पास कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर होता है आपके पास मीन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय डिजाइन डिस्चार्ज। सो कितना आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज आता है। तो डिजाइन डिस्चार्ज के लिए हम कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? पीक डिस्चार्ज या डिजाइन डिस्चार्ज के लिए हम वैल्यू जो है वो यूज करते हैं आपके पास कोर पीरियड वाली। सो डिजाइन डिस्चार्ज इज योर डिजाइन डिस्चार्ज। कैपेसिटी फैक्टर किसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? मेन डिस्चार्ज से और डिजाइन डिस्चार्ज से, ठीक है। सो अब अगर मैं आपको बोल देता हूं कि जनरली जो होता है ना आपके पास खारिफ सीजन के लिए, खारिफ सीजन में आपको पता है पानी जो है वो मैक्सिमम टाइम के लिए जो है वो लाना पड़ता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो खारिफ सीजन के लिए आपके पास जो कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो 0.9 हम ले लेते हैं। और जो आपके पास राबी सीजन आ जाता है तो इसमें वैल्यू इसके आपके पास 0.6 से 0.7 के बीच आ जाती है फॉर राबी सीजन। सो आ जाता है आपके पास राबी के लिए किसकी? क्रॉप फैक्टर की वैल्यू, जिसको हम सीवी के साथ डिनोट कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आता है आपके पास फुल सप्लाई कोएफिशिएंट के ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको आप क्या सिंपली बोल सकते हो, आपको पता है ड्यूटी होता क्या आपके पास? एरिया ऑफ लैंड टू बी इरिगेटेड बाई 1 क्यूमेक डिस्चार्ज। तो आप बोल सकते हो फुल कैपेसिटी, फुल सप्लाई कोएफिशिएंट एफएसएल, या ड्यूटी ऑन कैपेसिटी आप बोल सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ एरिया आपने इरिगेट किया है। एरिया टू बी इरिगेटेड इन बेस पीरियड, एक बेस पीरियड में, और डिवाइड किसके साथ करोगे आप? फुल डिजाइन डिस्चार्ज, फुल डिस्चार्ज बोल दो आप, सिंपल फुल डिजाइन डिस्चार्ज लिखे। फुल डिजाइन डिस्चार्ज, जितना डिजाइन डिस्चार्ज है आपके पास कि उस डिजाइन डिस्चार्ज से आपके पास पानी जो है वो फ्लो कर रहा है आपके पास पूरे बेस पीरियड पे, तो आपके पास कितना अमाउंट ऑफ एरिया जो है वो इरिगेट करेगा, उसी को आप बोलोगे फुल सप्लाई कोएफिशिएंट या ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, ठीक है। सो आप इसको बोल सकते हो कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ हेक्टर ऑफ लैंड या एरिया इरिगेटेड पर क्यूमेक ऑफ कैपेसिटी, या सिंपली बोल सकते हो फुल डिजाइन कैपेसिटी। तो दिस इज टर्म एज योर फुल सप्लाई कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नॉमिनल ड्यूटी। अब नॉमिनल ड्यूटी थोड़ा आपको समझने वाला है। तो देखो नॉमिनल ड्यूटी होता है क्या आपके पास, ये आपके पास रेशियो है, सिंपली मैं लिख लेता हूँ आपके पास पहले, फिर आपको समझाता हूँ मैं। सो इट इज द रेशियो ऑफ एरिया एक्चुअली इरिगेटेड IRRI इरिगेटेड बाई फार्मर, किसान ने कर दिया, टू मीन सप्लाई डिस्चार्ज, टू मीन सप्लाई डिस्चार्ज ओवर क्रॉप पीरियड, ओवर क्रॉप पीरियड, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं आपके पास कि जो क्रॉप पीरियड है आपके पास, क्रॉप पीरियड में एज्यूम कर लेता हूं आपके पास क्रॉप पीरियड है 150 डेज। क्रॉप पीरियड कितना आ गया आपके पास? 150 डेज। और मैं बोलता हूं आपके पास टाइम फैक्टर आपके पास कितना है? 120 डेज, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? एक्चुअल में जो पानी प्रोवाइड किया है मैंने आपके पास कितने डेज तक प्रोवाइड किया है? तो पानी किस पीरियड में प्रोवाइड करते हैं? बेस पीरियड में। तो ये आपके पास वैल्यू दे देता हूँ मैं 0.8। तो टाइम फैक्टर की वैल्यू दे दी मैंने 0.8। तो आप बोल सकते हो बेस पीरियड कितना आ गया इसका? 120 डेज आ गया। इतना तो आपको समझ आ गया। और मैं बोल देता हूँ कि एरिया जो आपने इरिगेट करना है वो क्या है आपके पास? ए। सो अब नॉमिनल ड्यूटी क्या आएगी? रेशियो ऑफ एक्चुअल एरिया इरिगेटेड, तो कितना एरिया इरिगेट कर दिया? ए, डिवाइडेड बाई मीन सप्लाई डिस्चार्ज ओवर क्रॉप पीरियड। तो मीन सप्लाई डिस्चार्ज कब होगा आपके पास? क्रॉप पीरियड में। तो क्रॉप पीरियड कितना है आपके पास? 120 दिन तक आपने पानी प्रोवाइड कर दिया, इंटू 150 कर लोगे आप सिंपली, ठीक है। और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एक्स क्यूमेक में आपने पानी जो है वो सप्लाई कर रहे हो, तो इंटू एक्स आ गया। सो आप इसको बोल दोगे डायरेक्टली ए डिवाइड बाई 0.8 एक्स। सो दिस इज योर नॉमिनल ड्यूटी।
तो कितना आपने एक्चुअली एरिया जो है वो इरिगेट कर दिया, डिवाइड टू मीन सप्लाई डिस्चार्ज। तो ये आ जाता है आपके पास नॉमिनल ड्यूटी। इसके बाद आती है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। तो इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग क्या बोलते हो आप सिंपली, जैसे आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन थी उस तरह से आप इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग बोल सकते हो कि ये रेशियो है आपके पास ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट कल्टिवेटेड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू नेट कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। अब ये आ जाती है आपके पास बेसिक टर्म जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देखो आपके पास पीक डिस्चार्ज हम यूज करेंगे। अब पीक डिस्चार्ज कब आता है आपके पास, जब आपके पास क्या होती है, कोर वाटरिंग होती है, सिंपली आप बोल सकते हो कोर पीरियड है आपके पास, उस टाइम आपके पास क्या आती है, पीक डिस्चार्ज। तो जो जनरल डिस्चार्ज आएगा उसका हम 120 से 150% ले लेते हैं आपके पास पीक डिस्चार्ज। तो आप पीक डिस्चार्ज लिख सकते हो, पीक डिस्चार्ज लिख सकते हो मैं डिस्चार्ज, वो भी कौन सा डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज। तो पीक डिस्चार्ज इक्वल्स टू 120 टू द 150% ऑफ जो आपके पास जनरल डिस्चार्ज आ जाएगा उसका हो जाएगा। अब हम हमेशा क्या करेंगे, आपके पास अगर आपके पास खारिफ सीजन है और राबी सीजन है तो आपने इनका डिस्चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर दिया, इसका डिस्चार्ज आ गया Q1, इसका डिस्चार्ज आ गया Q2। तो आप हमेशा डिस्चार्ज किसके लिए करोगे, आप डिस्चार्ज करोगे मैक्सिमम के लिए करोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे मैक्सिमम ऑफ Q1 और Q2 का जो होगा उसको आप मैक्सिमम कर दोगे। अगर दोनों क्रॉप आपके पास खारिफ की हैं तो आप दोनों का डिस्चार्ज क्या कर दोगे, खारिफ का Q1 है और एक है Q2 डिस्चार्ज। सो आप बेशक मैक्सिमम Q2 होगा पर आप क्या कर दोगे, Q1 प्लस Q2 कर लोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दी। अब इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके पास न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस कर लेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपके पास देखा कि इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन नेटवर्क क्या है आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है वो देख ली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल्स क्या है, और डिफरेंट वर्ड जो आपके पास यूज होते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। इसके अलावा आपके पास 10 या 11 लेक्चर्स और होंगे, आप उनको भी देख सकते हो। तो आपको बेसिक से जो अभी तक हमने पढ़ रखी है इरिगेशन आपको समझ आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।